नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल माता जी। नमस्ते। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं रियल एंटरटेनमेंट टीवी के ऊपर। तो दिखाया था भाई, इसका टाइटल रहने वाला है मोदी इज बैक, वर्ल्ड कांग्रेचुलेट पीएम मोदी आफ्टर 2024 इलेक्शन रिजल्ट। तो देखा था पूरे वर्ल्ड ने भाई दोबारा कांग्रेचुलेशन दिया है भाई पीएम मोदी जी को कि हाँ भाई उन्होंने थर्ड टाइम भी क्या बोलते पीएम बन चुके हैं इस देश के। तो देखा जाता है भाई बीजेपी पूर्ण बहुमत लेकर के नहीं आई, एनडीए के थ्रू बनी है। मतलब काफ़ी ज़्यादा भाई अब क्या कह सकते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा गवर्नमेंट के ऊपर या नहीं, वो देखते हैं आगे जाने वाले टाइम पे। बाकी ये भी देखेंगे कि यहाँ पे मिनिस्ट्री की बात चल रही है कि यहाँ पे जो एनडीए कुछ लीडर जो उनको कुछ मिनिस्ट्री दी जाएंगे, देखते हैं कौन कौन सी जाएगी। मेरे हिसाब से तो 3 तो नहीं जानी चाहिए। एक तो जो गृह मंत्रालय में जो क्या बोलते हैं अपने अमित शाह, एक तो वो ना जाने चाहिए, और 2 मेन है, एक है नितिन गडकरी जी और एक है अपने क्या बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर जो है अपने एस जयशंकर। ये 3 बंदे हैं जो मेन है। बाकी को देखेंगे कौन कोई होगा तो देखते हैं भाई। देखें भाई पाकिस्तान के रिएक्शन रहने वाले हैं तो वही देखेंगे। हाँ भाई, बाकी सूरज चौधरी भाई सबको जानते हैं भाई, बड़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो भाई काफ़ी सारी अपनी जो जनता की जो भी बातें रहती हैं वो हम तक पहुँचाते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है देखने में। तो वही देखेंगे वीडियो में क्या रहने वाला है। तो बने चलिए करते हैं वीडियो। मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। मेरे साथ दिलशाद भाई मौजूद हैं। बहुत से लोग कल परसों 2 दिन पहले जो हमने दिलशाद भाई के साथ वीडियो की और उस वीडियो के दौरान जो एक इशू क्रिएट हुआ उसके नीचे बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि भाई दिलशाद भाई की खैरियत पूछें, फिर से उनके साथ बात की जाए। आज दिलशाद भाई से बात करेंगे इंडिया में जो इलेक्शन हुआ है उस हवाले से। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या फायदा होने वाला है इंडिया को, इस टाइम इंटरनेशनल पोजीशन क्या होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दिलशाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। दिलशाद भाई सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, देखने वालों ने आपको बहुत प्यार किया, नीचे बहुत आपके बारे में बड़े कमेंट किए कि ये सच्चा पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से प्यार करने वाला है, इसलिए ये इतना दर्द रखता है। लेकिन मैं आपको पहले भी 10 बार बोल चुका था, मतलब ऑफ दी कैमरा भी, वीडियो में भी कई दफ़ा कह चुका था कि यार इस तरीके से इतना दलेरी से बात करेंगे तो सुनने वाले कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें गुस्सा आ जाएगा। लास्ट टाइम वो वीडियो में हुआ क्या था, मतलब वो जो समझ लें कि एक हंगामा सा क्रिएट हो गया था, एक बड़ा अजीब सा माहौल बना था। सबसे पहले तो उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, और उसके बाद जो पिछला बात जहाँ पे आपने की दिलेरी से बात करने की, तो जब तक हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं करेंगे तब तक आम आवाम को समझाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं पूरी दिलेरी और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बात करूं। और वो जो भाई वाला मामला हुआ, मेरी हमदर्दियाँ उस भाई के साथ है, क्योंकि उस भाई को जो सिखाया गया, जो उसने बचपन से पढ़ा, जो उसने सिलेबस पढ़ा, कहता क्या था पहले तो ये बताएं। जी मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। हाँ। मैं असल में वो चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि वो क्यों ऐसे बोल रहे थे भाई। ठीक है। वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जो हमें सिलेबस पढ़ाया गया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमें सिखाया, जो हमारे लीडर्स ने हमें सिखाया, हमारे लीडर्स का ये मानना है कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद और इंडिया मुर्दाबाद कहेगा वही सच्चा पाकिस्तानी है। और हमारे ये बच्चों को ये बात रटवाई गई। और उस दिन जो भाई बात कर रहे थे उनके पास दलील नहीं थी, वो सिर्फ 3 बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि एक तो आप इंडिया मुर्दाबाद कहें, तो जो इधर इंडियन व्यूवर्स है ज्यादातर, उनसे मैं पूछता हूँ क्या आप कहेंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद, या किसी भी कौम को बिला वजह कोई आगे कहे कि अगर आपको इंडिया से मोहब्बत है तो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहे, तो आप क्या कह देंगे? ये नीचे कमेंट में जरूर बताएं। क्या ये किसी मुल्क से मोहब्बत की दलील ये है कि आप किसी दूसरी कौम को रौंदना शुरू कर दें और दूसरी कौम को दहशतगर्द करार देना शुरू कर दें? और वो दूसरी बात कर रहे थे कि हम एंटी पाकिस्तानी कंटेंट दे रहे हैं। तो उन भाई से बड़े प्यार और मोहब्बत से पूछा गया कि आप वो लाइन बताएं जो कि एंटी पाकिस्तानी है। वो भाई हम तो निकले हुए हैं इसलिए ताकि आम आवाम के दिल में शऊर पैदा किया जाए, उनको बताया जाए कि हमारे मुल्क के असल हालात हैं क्या और इनको कैसे निपटा जा सकता है। लेकिन उस भाई की तरफ से मैं माजरत करता हूँ अगर किसी बंदे का दिल दुखा है। लेकिन भाई को भी माजरत करते हैं अगर उनका दिल दुखा। लेकिन कितनी दफा दिलशाद भाई ऑफ दी कैमरा कहा, अच्छा वो कहते थे कि आप ये वीडियो चलाएंगे नहीं। जी वो कह रहे थे वीडियो नहीं चलानी, लेकिन आप वीडियो नहीं चलाओगे आप लोग, लेकिन आपने वीडियो चलाई, ये बहुत अच्छी बात है। और उसको समझाने के उन भाई को दोबारा भी कोशिश की गई। और जितने भी इस तरह के लोग आते हैं हमें उन पे गुस्सा नहीं आता, इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें पता है कि इनकी ब्रेन वॉशिंग किस तरह की गई है, उनका कोई कसूर नहीं है हमेशा। और दूसरे नंबर पे इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि अगर डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है वो करा रहा होता है तो वो उस पर परेशान नहीं होता, उसको पता होता है कि इसको दर्द हो रही है। ठीक हो गया। अभी मैं एग्जांपल ये भी दूंगा, अभी कल की खबर है कि कराची में एक यूट्यूबर बताया जा रहा है, कोई टिकटॉकर कह रहा है उसे सिर्फ इस बात पे मतलब यह है कि वो किसी मार्केट में वीडियो रिकॉर्ड करने गया, कोई मैच के हवाले से, इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से कोई ओपिनियन ले रहा था, तो वहाँ मार्केट के गार्ड ने तल्ख कलामी पे उसे फायर कर दिया, मतलब उसे मार दिया। तो ये कितनी परेशानी वाली बात है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसी सिचुएशन में हम फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या सोच भी सकेंगे कोई बात करना। और दूसरे नंबर पे वो भाई को कहना चाहूंगा कि भाई फिर से आप अगर हमारे प्रोग्राम पे आना चाहें, आपको कोई इश्यू हो, आपको कोई भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो, हम वो क्लियर करने के लिए तैयार हैं।
दिलशाद भाई, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये जितने भी लोग खड़े हैं वोटिंग का हक सबके पास जो 18 साल से ऊपर मौजूद है। इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे इलेक्शन हुए, उनके इलेक्शंस के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जैसे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, या ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? फिर पाकिस्तान की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया में टोटल 543 सीट्स थी, हाँ। इसमें से 295 पे जो उनका इत्तेहाद है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। उन्होंने जीती, और 238 जो था इंडिया राहुल गांधी की सरबराही में जो एक अलायंस था, उन्होंने जीती। ठीक है। सबसे पहले तो ये दो पिछली जो विक्ट्री थी मोदी की, उतनी बड़ी विक्ट्री नहीं थी नरेंद्र मोदी की जितनी अभी थोड़ी कम हुई है, ठीक है। लेकिन उसके मुकाबले में वजह ये बताई जा रही है कि 27 से 28 पार्टीज का वो एक अलायंस था जो कि इंडिया के नाम से अलायंस था, और वहां पे जो एक पूरा का पूरा एक इलेक्शन का निजाम हुआ, हालांकि 1 महीने से ज्यादा मेरे ख्याल है वहाँ पे इलेक्शन चले हैं मरहलावार, 7 मरहलों में ये इलेक्शन हुए। तो मजे की बात यह है कि वहाँ पे कोई खून खराबा देखने को नहीं मिला, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी के ऐसा निजाम नहीं था जो कि निजाम खराब हुआ हो। और दूसरा आप देखेंगे अब वो तीसरी दफा लगातार प्राइम मिनिस्टर बना, इसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, ठीक है। और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से जो नेशनल उनकी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 20 बिलियन रुपीस जो थे उनकी ट्रांजैक्शन हुई है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक दिन में, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है, जो कि और किसी मुल्क के पास नहीं है। और ये समझ लें कि उनका इलेक्शन जैसे ही खत्म हुए साथ ही उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। जी, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स को पता चलेगा यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, तो वो माहौल साजगार है। और वहाँ पे आप देखिए वहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल कितने अच्छे हैं, और हमारे यहाँ ये भाई वाला वाक़या आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद जो कराची वाला वाक़या आपने बताया वो आपके सामने है, रिसेंटली सरगोदा के अंदर जो क्रिश्चियंस के साथ हुआ वो आपके सामने है, श्रीलंकन मैनेजर के साथ जो हुआ वो आपके सामने है, ठीक है। तो हमारे देखिए हमारे सिक्योरिटी के हालात ही साजगार नहीं है। इसके अलावा जड़ावाला का वाकया सिंध में, इंटीरियर सिंध में जो कुछ हो रहा है वो एक अलग टॉपिक है, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन दिलशाद भाई फर्क क्या है यहाँ के? मेरा मेन मकसद ये है कि मतलब एजुकेटेड हमारे साथ अगर कोई शख्स मौजूद हो तो उसे थोड़ा सा पूछा भी जाए, और ये जो लोग साथ खड़े हैं उन्हें थोड़ा समझाया भी जाए, देखने वालों को थोड़ा सा मतलब ये उनके साथ कम्युनिकेट किया जाए हमारे इलेक्शंस में और उनके इलेक्शंस में क्या फर्क है। यहाँ पे क्यों नहीं इलेक्ट्रिक सिस्टम आ जाता, इलेक्ट्रिक वोटिंग सिस्टम आ जाता, वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक वोटिंग सिस्टम। देखिए, ये सबसे अहम मसला है कि हमारा इलेक्शन का सिस्टम जो है और उनका जो इलेक्शन का सिस्टम है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के जरिए से सारे इलेक्शन हुए हैं, और हमारे यहाँ इमरान खान ने कोशिश की थी कि ईवीएम मशीन को लाया जाए, जिसको बाद में पार्लियामेंट ने चेंज कर दिया था, बाकी लोगों ने चेंज कर दिया था। अब वो किसके कहने पे चेंज किया गया वो मुझे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, वो लोग सब जानते हैं, इंडियन व्यूवर्स भी जानते हैं और पाकिस्तानी व्यूवर्स भी जानते हैं, जिन्होंने बाद में टैंके खींचनी होती हैं और एक स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं लानी होती। ठीक हो गया। और दूसरा, अभी आप देखिए कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस पर एतमाद करने को तैयार नहीं है, जो कि जिसके अंडर पूरे इलेक्शन होने हैं। और हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो लोगों की जो डेथ्स होती हैं वो एक आम बात है, मतलब 5-6 धमाका हो जाना बलूचिस्तान में खास तौर पे ये तो एक मामूल होता है। और हमारे हर इलेक्शन पे ये इल्जाम लगाया जाता है, रेगिंग का इल्जाम लगाया जाता है। अभी तक वहाँ पे अपोजिशन पार्टीज की तरफ से रेगिंग का इल्जाम नहीं लगाया गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो असला है वो हमारे पास अपडेटेड असला है, हम जो गाड़ियां मंगवा रहे हैं वो भी अपडेटेड मंगवा रहे हैं। तो क्या हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, तो क्या इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी की जान होती है? अगर हम इलेक्शंस के ऊपर ही हमारे सवाल उठते हैं, आप एक इलेक्शन ऐसा बता सकते हैं जिसमें अपोजिशन पार्टीज और हुकूमत पार्टीज दोनों ने कहा कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? ठीक हो गया। जब भी हम अगले इलेक्शन में जाते हैं तो पिछला इलेक्शन उससे ज्यादा बुरा होता है। ठीक है। अच्छा, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि वैसे मतलब हम गाड़ियाँ पाकिस्तान में जदीद से जदीद जापान से हम इंपोर्ट करते हैं या चाइना से या कहीं से भी, इलेक्ट्रिक कार्स या सब कुछ मौजूद है पाकिस्तान में, वेपन जदीद से जदीद हम ला सकते हैं। तो वोटिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए इलेक्ट्रिक मशीन, वोटिंग मशीन क्यों नहीं ला सकते? मतलब ये बड़ी बात तो नहीं है, खुद नहीं बना सकते, इंपोर्ट कर लें, सिस्टम ले आए, क्या वजह क्यों? और ये सिस्टम तैयार हो चुका था। इसकी बुनियादी रीजन ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इस मुल्क को टेक ओवर करना होता है, और मैं वो बात दबे अल्फाजों में करूंगा, खुले अल्फाजों में नहीं करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा था कि गद्दारी का फतवा यहाँ पे लगता बहुत आसान तरीके से है। ये तो मैं कहता हूँ ये तो सिर्फ गद्दारी का फतवा लगा है। अगर थोड़ी सी इधर उधर की कोई और बात बढ़ जाती तो आप पे तौहीन मजहब, तौहीन पता नहीं क्या क्या का वो फतवा किसी पे भी लग जी। और ये आवाम को भी पता चल गया होगा कि कैमरे के सामने हमारे ऊपर गद्दारी का टैग लगता है, और इसके बाद जो लगता है वो तो एक अलग बात है। अब आवाम को भी समझ आ चुकी होगी कि बात अगर हम बहुत ओपनली बात करते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क लेके ये बात की जाती है। अच्छा, मुझे बताइए, इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक यहाँ पे मौजूद है, इन्हें पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या इन्हें पता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है? नेबर कंट्री जिससे हम दुश्मनी की इंडिया से बात अगर करते हैं, वो टेक्नोलॉजी में, वो इकोनॉमी में कहाँ चला गया और हम कहाँ खड़े हैं? इन्हें क्या पता है या बताया गया है? इन्हें कभी भी नहीं बताया जाएगा, ना इनको मेन स्ट्रीम मीडिया बताएगा। और मुताले पाकिस्तान इन्होंने पढ़ी हुई है, पाक स्टडीज में सब लोगों ने, मैंने खुद यही पढ़ी है। और जब तक हम पाक स्टडीज और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर रहेंगे
तो जिस तरह के वो भाई जिस तरह वो बात करे थे, इस तरह के और भी बहुत सारे लोग होंगे जो बात करेंगे, ठीक जब है। तक हम तक हकीकत नहीं पहुंचाई जाएगी। अब आप देखें 2014 के अंदर इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, ठीक और है। आज देख लें कि वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उन्होंने तो बोला थर्ड भी बन और वो 3rd भी बनने जा रहे हैं। तो अब आप देखेंगे पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पास सरकारी मुलाजमिन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, वो हम IMF से मांग के पैसे देते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पेट्रोल और बिजली और महंगाई रोजाना बढ़ती जा रही है, ठीक है। बेरोजगारी रोजाना बढ़ती जा रही है, और हमारे यहाँ एक भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसने 5 साल पूरे किए हैं, ठीक हो गया। और उधर एक प्राइम मिनिस्टर 3rd टाइम अपनी बारी पूरी कर रहा है। इधर जो पब्लिक खड़ी है उनसे ही पूछ लेते हैं भाईजान, सिर्फ इतना बता दें, जो पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं क्या वो बिल्कुल अच्छे, शफाफ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं? बिल्कुल शफाफ नहीं होती। आप बताइएगा, जो इलेक्शन होते हैं फ्री एंड फेयर होते हैं, बिल्कुल जिसका जो हक है उसे मिलता है? नहीं, वो नहीं मिलता, ठीक हो हक नहीं गया। मिलता। और आप क्या कहना चाहेंगे, जो इलेक्शन होते हैं सही होते हैं? बिल्कुल भी नहीं सही होती। ठीक है, पाकिस्तान आगे है या इंडिया आगे है? इस टाइम जो पाकिस्तान का कोई हालात भी नहीं है, क्यों जो जिससे कोई वही अपने रोना रो रहा है। रोना बिल्कुल रो ही हर बड़े गरीब अमीर सब बराबर परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान नजर आ रहा है हर बंदे, बिल्कुल ही। इरशाद भाई देखें, इधर जितनों से भी पूछेंगे सब ने यही बोला। इसका मतलब है यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में कितनी डेमोक्रेसी है। देखें, जब तक आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कायम नहीं रखेंगे, आपके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। अब देखिए, हम शोर मचाते थे सबसे ज्यादा कि चाइना हमारा फ्रेंड है, और चाइना ने कहा है कि वी आर रेडी टू वर्क विद इंडिया। हाँ, ऐसे ठीक ही है, उन्होंने कंग्रेचुलेट किया, नेतन्याहू ने कंग्रेचुलेट किया, बधाई हो कहा उन्होंने। तो आप देखें कि चाइना, जो कि हम समझते हैं कि हम अभी तक चाइना की बेस पे रहे हैं, अगर चाइना उनके साथ काम करने को तैयार है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, मुझे ये बताएं, उधर इलेक्शन हुए और वहाँ पे अब ये 8 तारीख को शायद वो वोट लेंगे और तीसरी बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नरेंद्र मोदी। तो क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली कांग्रेचुलेशन बोला जाएगा आपके ख्याल से? नहीं, जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने बोला था कंग्रेचुलेशंस, ठीक है, तो हमें भी चाहिए कि हमें बोलना चाहिए, सिर्फ कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहिए, और उनको दावत देनी चाहिए कि हम ट्रेड करें। भाई, हमारा एक बॉर्डर है, अगर हम बॉर्डर हटा देंगे तो हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, अब हमें ट्रेड करने के लिए किधर से किधर जाना पड़ता है, बंदरगाहें इस्तेमाल होती हैं, बंदरगाहों के ऊपर खर्चा होता है, बहरी जहाज के ऊपर लेके जाते हैं उसके ऊपर खर्चा होता है, और यहाँ पे तो हमारा खर्चा होता ही नहीं है। तो हम देखिए, हमने 70-75 साल 76 साल दुश्मन का भी खेल लिया है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अब दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और जज्बाती होकर नहीं सोचना चाहिए। देखिए, ऐसे ही है। दुनिया के जितने भी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, उनकी आपस में सुलह हुई है। आप देखिए कि दुनिया में बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज की सुलह हुई है। अमेरिका और चाइना एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन है, लेकिन ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे ही है। देखिए, आजकल दुनिया ट्रेड के ऊपर चल रही है। जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएंगे, आप उनके साथ ट्रेड करेंगे, आप एशिया के अंदर तरक्की करेंगे। जो चीजें हमारे पास मौजूद नहीं है हम उनको दे सकते हैं, जो उनके पास नहीं वो हम ले सकते हैं। ठीक है। और इसको समझने की कोशिश करें। इनके मतलब ये यूट्यूबर या जो भी है ये चैनल वाले, इनको इतनी ज़्यादा मतलब नॉलेज है, तो इनकी सरकार की क्यों नहीं नॉलेज? इनकी सरकार के नॉलेज होने का कारण ये है ना कि सरकार को नॉलेज है, लेकिन अभी क्या बताया उन्होंने कि इनको पढ़ाया ही वही चीज़ गया है कि जिससे ये बिल्कुल मतलब इनकी गवर्नमेंट के नीचे रहे। इनके उसमें सबसे ऊपर इनकी आर्मी को रखा गया। देखो, नो डाउट कि आर्मी सबसे ऊपर होती है, हम भी मानते हैं, लेकिन आर्मी को इतना ऊपर रख दिया कि लोगों ने किसी चीज़ पे ध्यान दिया ही नहीं। कश्मीर में और मज़हब को लेकर के इतना ज़्यादा इनको बिल्कुल उलझाए रखा कि इन्होंने कभी ये नहीं बताया कि हाँ भाई, इससे आगे भी कुछ दुनिया है। और इनके आगे बढ़ने के एक रास्ते धर्म, नहीं एक मज़हब चीज़ जो होती है वो होती है अपनी फेथ के लिए कि हम उसके नक्शे कदम पे चले, है कि नहीं? नक्शे कदम पे चलना होता है, लेकिन ये नहीं है कि हाँ भाई तुम उसको नक्शे कदम को तुम दूसरों को थोपना चाह रहे हो। अब तुम ये सोच रहे हो कि नहीं भाई, दूसरे भी करेंगे तो हम क्या करेंगे। ऐसा नहीं होता भाई, दुनिया में हर तरीके के क्या तो लोग रहते हैं, तो उसके हिसाब से कहते चलना पड़ता है। और जिस तरीके से ये लोग रोना रो रहे हैं कि इनके यहाँ EVM नहीं है, हमारे यहाँ तो रोते हैं भैया कि EVM से वोट हो जाए तो भैया EVM हैक हो गई है। इस बार पता नहीं क्यों नहीं रोया किसी ने भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया भाई। इस बार EVM सही चल गई, मतलब वही चीज़ है। मतलब ऐसे लोग हैं बैठे हुए अपने आप को इतना पढ़ा लिखा बताते हैं, मुझे समझ नहीं आते किस बात के पढ़े लिखे, पता नहीं क्या बात करते क्या नहीं करते यार, मतलब कुछ चीज़ सोचते भी नहीं है। अब ये चीज़ कहने वाली बात है। देखो, अब जो पार्टी 240 लेकर के आ रखी है सीधे, मतलब कहते BJP की बात हो रही है, जो 240 लेकर के आ रखी है वो जीत के भी खुश नहीं है, कुछ नहीं है। और जो 99 पे आ के जिन्होंने ट्रिपल डिजिट भी पार नहीं कर पाए, जो पहुंच भी नहीं पाए, वो बताओ हार के भी इतना खुश है, समझ में नहीं आ रहा क्या डेमोक्रेसी की क्या होती जीत बता रहे। डेमोक्रेसी हमेशा थी, हमेशा ही रहेगी यार, कैसी बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी ख़राब कैसे हो सकती है? संविधान की बात कर रहे थे कि हाँ संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे का मतलब क्या होता है? संविधान बदल देंगे तो, और वो भी बोल भी वो लोग रहे हैं जिन्होंने बदल रखा है। हाँ,
अपने मतलब के लिए, अपने कार्यकाल बढ़ाने के लिए। इंदिरा गांधी जी ने एक टाइम पे देखा था भाई क्या, तो किस तरीके से अपना कार्यकाल बढ़ाया था उन्होंने। तो ये चीज़ है, मतलब वो चीज़ लोगों को दिखता नहीं, लोग इतनी जल्दी भूल जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि करप्शन हो गया, करप्शन हो गया। अरे तुम करप्शन हो गया, चलो ठीक है, मानते बीजेपी ने, चलो क्या बोलते करप्शन कर दिया, आप लोगों के हिसाब से बीजेपी ने कर दिया करप्शन। तो आप लाना किसको चाह रहे हो? अन्ना हजारे के टाइम का तो भूल गए आप लोग, 2G घोटाले, ये सब चीज़ हुए थे। अन्ना हजारे के क्या बोलते हैं, अन्ना हजारे के आंदोलन के टाइम पे क्यों सारे पैसे इकट्ठे हुए थे, क्यों हुए थे? कारण क्या था उसका? था कि यहाँ पे करप्शन इतना ज़्यादा था। वो उस टाइम पे किया किसने था? वो किया था कांग्रेस ने। मतलब 10 साल भी नहीं हुए, 10 साल हो गए, 10 साल के अंदर बंदे ऐसे भूल गए और उस पार्टी को लेकर आना चाहते हैं। अरे लेकर के आना, किसी नए चेहरे को लेकर के आओ। तो देखा वीडियो को अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज इतना ही, जय श्री राम।